बीच में डिस्टर्ब हो गया था। जीवनी पूर्ण हुई, इसका संक्षिप्त सारांश समझाकर लिखित रूप से मैं सारांश आपको भेज दूंगा। गलता लोहा शेखर जी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। इसमें समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांधीर्य उतना ही अधिक है। अर्थात इनके में दिखावापन नहीं, इनके साहित्य में, इनकी कहानी में काव्यात्मकता हो, क्लिष्टतम शब्दों का प्रयोग हो, ऐसा नहीं, सरलतम शब्दों में, लेकिन अर्थ गांभीर्य है, अर्थ की अधिकता है और वास्तविकता का समावेश है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। यहाँ पर धनराम और मोहन, ये दो बालक को लेकर मुख्य पात्र हैं। धनराम एक लोहार का बेटा होता है, मोहन एक ब्राह्मण बालक होता, मेधावी होता है। धनराम पढ़ने लिखने में कुछ कमज़ोर भी है, जैसा कि उस समय के समाज में उच्च वर्गों की वरीयता दी ही जाती थी और पढ़ाई में वही आगे हुआ करते थे, अध्ययन अध्यापन में। मोहन भी ऐसे ही अपने क्लास का, अपने पूरे स्कूल में मेधावी छात्र के रूप में माना जाता था। वहीं धनराम को एक छोटा छोटा पहाड़ा भी याद नहीं हो पाता था, 13 तक का पहाड़ा भी याद नहीं कर पाया। उसके अध्यापक उसे हमेशा यही कहते रहते थे कि भाई तुमसे पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकती है, तुम जाओ अपना काम करो। और उसे कुछ उसके मास्टर धार रखने के लिए कुछ औजार दे देते, जाओ तुम इस पर धारा रख कर लाओ। उसने भी सोचा पढ़ाई लिखाई क्या करें, वो भी अपने पिताजी के साथ काम में लग जाता है। पिताजी भी उसको डांटते फटकारते कि वो ठीक से काम नहीं करता। और एक दिन ऐसा आता है कि पिताजी के चले जाने के बाद उसको ही अपने पुश्तैनी कार्य को संभालना पड़ता है। इधर मोहन क्योंकि प्रतिभावान छात्र था, प्राइमरी कक्षाओं में अच्छी प्रतिभा दिखाते हुए अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता है, उसे वजीफ़ा मिलने लगता है। उसके ब्राह्मण पिताजी जो कर्मकांड का कार्य किया करते थे किंतु निर्धन थे, उनके पास अधिक ज़मीन भी नहीं थी। अपने पंडिताई और अल्प ज़मीन में जितना हो सकता था वे उतना अपने बेटे को आगे पढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। प्राइमरी शिक्षा तो गांव के विद्यालय में ही हो गई। जूनियर क्लास की कक्षा, उससे आगे की कक्षा के लिए उसे बाहर जाना था, तो गांव से दूसरे गांव जाने के लिए उसका प्रवेश कराया गया विद्यालय में, दूसरे गांव में, जहां दोनों गांव के बीच में एक नदी थी, उसे पार करके जाना पड़ता था। पिताजी उसके सदा किसी अनहोनी से सशंकित भयभीत रहा करते थे। और एक दिन ऐसी घटना भी घट गई कि जब वो विद्यालय से लौट रहा था तो नदी में उफान आ गया और कुछ घसियारे अर्थात घास काटने वाले लोगों ने उसे किसी तरह ये इनके कारण नदी को पार करा कर घर लाए। उसके पिता ने उस दिन से उसे स्कूल भेजना बंद कर दिया। अब वो चिंतित रहने लगे। इसी बीच एक उन्हीं का रिश्तेदार, कोई रमेश नाम का कोई रिश्तेदार आता है और उसके सामने भी मोहन के पिताजी ने अपनी बात रखी, अपने बेटे की पढ़ाई के विषय में चिंता व्यक्त की। तो उसने बड़े चापलूसी भरे शब्दों में, मीठे मीठे शब्दों में, अंदर तो जहर भरा हुआ था, छल भरा हुआ था, स्वार्थ भरा हुआ था, ऊपर से अरे हमारे 4 लोग हम रहते हैं, 5वां भी बना रहेगा तो क्या दिक्कत है। ऐसे मीठी मीठी बातों से उसके पिताजी का मन मोहा और मोहन को अपने साथ ले गए।
वहाँ मोहन पर घर की सारी जिम्मेदारी सौंप दी गई। एक नौकर की तरह उसके साथ व्यवहार हुआ। बहुत दिनों तक तो उसका किसी स्कूल में नाम भी नहीं लिखवाया, किसी अच्छे विद्यालय में। और जब उसने अनेक बार कहा तो किसी सरकारी स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया गया, लेकिन पढ़ने का उसके पास अवसर ही कहाँ था। उसकी प्रतिभा कुंठित होती चली गई। और ये इनके कारण उसने 8वीं पास की तो उसने रमेश जी ने कहा कि भाई BA MA वाले तो मारे मारे फिर रहे हैं, इसलिए तुम्हें किसी टेक्निकल लाइन की ओर हम लगा देते हैं। और किसी IIT में उसका प्रवेश करा दिया गया, जहां उसने ये लोहारी जैसा काम, इंजीनियरिंग का, लघु इंजीनियरिंग का काम सीखा। और अपनी कुंठित प्रतिभा के कारण वह दुखी रहने लगा और अब नौकरी की तलाश में घूमने लगा। इधर पिताजी सपने संजोए हुए थे, सबसे कहते थे कि भाई मेरा बेटा तो अधिकारी बनकर लौटेगा। मैंने उसको बाहर भेज दिया, लखनऊ भेज दिया, शहर भेज दिया है। बड़े आशान्वित थे। इस बीच मोहन ने अपने पिताजी को कुछ नहीं बताया कि पिताजी दुखी होंगे, लेकिन बात कहाँ तक छुपती। बाद में जब उसके पिताजी को पता चला तो बहुत दुखी हुए, घर पर रहने लगा। एक दिन पिताजी पुरोहिताई का कार्य करने नहीं जा पा रहे थे। उसने सोचा, पिताजी का हाथ बताते हुए उसने हंसिया लिया और खेत पर घास काटने के लिए जाने लगा। और इसी बीच एक दिन वह अपने मित्र धनराम के यहाँ पहुँचता है और उसकी दुकान पर कनस्तर रखा हुआ तो उस पर बैठ जाता है। जहाँ ये परिपाटी थी कि इन लोगों के चारपाई पर या इन लोगों के किसी आसन पर उच्च वर्ग के लोग बैठा नहीं करते थे, दूर से ही खड़े हुए सामान दे जाया करते थे और जब काम हो जाता था ले जाते थे। आज मोहन को अपनी दुकान की कनस्तर पर बैठा देखकर वह धनराम आश्चर्यचकित हो जाता है। अभी आश्चर्यचकित होने की सीमा समाप्त नहीं हुई। अपने पुराने बचपन के दिनों की याद करके दोनों आनंदित होते हैं। इसी बीच देखते हैं कि धनराम किसी छल्ले को गोल करने में कठिनाई महसूस कर रहा था। वो उसको गोल नहीं कर पा रहा था और वह कनस्तर से उठता है और धनराम के ऑफर में उस स्थान पर बैठ जाता है, उस भट्टी पर बैठ जाता है। भट्टी पर बैठने का मतलब भट्टी के आसन पर बैठ जाता है और बड़े कुशल कारीगर की तरह उन सड़सियों को पकड़ता है। धनराम ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे ये बड़े घर के लोग, बड़े घर का लड़का और हमारा छोटे मोटे लोगों का काम कैसे जानता है, कैसे सीख गया। और इतनी कुशल कारीगरी के हाथ से उसने सड़सी को पकड़ा और केवल सड़सी को पकड़ा ही नहीं, हथौड़े की उस मार से गर्म करने के बाद हथौड़े की मार से जिस मंजे हुए हाथों से उसने उस लोहे को गोल कर दिया। धनराम को यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ, आश्चर्य हो गया। और इतना ही नहीं, मोहन भी अपने द्वारा किए गए सरिये को या लोहे के गोल किए जाने पर गर्व का अनुभव करता है। उसके अंदर का उच्च जातीय अभिमान रूपी लोहा गल जाता है। वो सोचता है कि मैंने कोई एक नया काम कर लिया है। वह उसकी प्रशंसा पाने के लिए लालायित होता है कि उसकी प्रशंसा की जाए। यहाँ गलता लोहा का भाव हुआ कि उच्च जातीय अभिमान आज गल गया है, क्योंकि वह कुंठाओं में अपनी प्रतिभा के अनुरूप अध्ययन ना कर सका और आज वह काम कर रहा था जिसको गांव में इन जाति के अतिरिक्त कोई दूसरा वहाँ बैठता नहीं था। आज उसका काम वह कर रहा है और अंदर से गर्व अनुभव कर रहा है, गौरव का अनुभव कर रहा है कि आज मैंने कोई नई रचना या नया सृजन किया है। मानो लोहा गलकर नया आकार, वह लोहा नहीं गोल किया, वो लगता है कि मैंने एक सृजन का नया आकार ले लिया, अर्थात लोहा अंदर का गल गया और सृजन रूपी नया आकार उसमें आ गया है। तो इस तरह से गलता लोहा अर्थात जातीयगत अभिमान के गलकर एक सामाजिक समता रूपी उसमें नया परिवर्तन आ गया है, सामाजिक परिवर्तन आ गया है। यही उद्देश्य लेकर, इसी उद्देश्य को लेकर शेखर जोशी ने इस कहानी की रचना की है। हरिओम, नमो नारायण। ये 2 भागों में
हो गई है। एक भाग में छोटी ही हो पाई थी, बीच में बंद हो गई, पता नहीं चला था, तो 2 भागों में मैं इसको भेजूँगा। हरि ओम नमः।